बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शहज़ाद रऊफ़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान वक्ती तौर पे तो परेशान होता है, लेकिन उस अगर वो पॉजिटिव एंगल से दुनिया को देखे तो बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात उसके पीछे, उस परेशानी के पीछे, उस मुश्किल हालात के पीछे कोई ना कोई ज़रूर खैर छुपा होता है। तो मैं एक वाक़या, एक अपना तजर्बा आपसे गोशगुज़ार करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी पे बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब किए। 2004 की बात है। मैं कोलालमपुर में पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन में मैंने अपना स्टॉल डिस्प्ले किया। तो मेरे अंकल, ग्रैंड अंकल थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे। वो ख़ुद वेटरनेरियन थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, तो वो एक्सपोर्ट करते थे वेटरनरी इक्विपमेंट्स जो थे। तो मेरे साथ प्यार करने की वजह से वो मुझे हर वक्त इस चीज़ पे उभारते थे कि आप भी चलो मेरे साथ, चूँकि एक्सपोर्टर थे और मुख्तलिफ़ ममालिक में उनका साल में 5, 4, 6 दफ़ा उनका सफ़र रहता था। तो मुझे भी हर वक्त जो है वो इस बात के लिए आमादा करते थे कि आप भी मेरे साथ चलो, आप भी आपकी आइटम अच्छे हैं, आपके गुड्स अच्छे हैं, आपकी तालीम अच्छी है, आपको भी एक्सपोर्ट में आना चाहिए। क्या यहाँ पे बैठ बैठ के अपना इल्म और अपनी सलाहियत जो है वो कम कर रहे हो। बहरहाल 2004 में पहली दफ़ा मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती अपने साथ तैयार किया। तो 1,75,000 रुपये उस टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट और एग्ज़िबिशन कॉस्ट मेरे ख़र्च हुए। तो उसमें एक ख़ास बात ये थी कि वहाँ पे सेल करने की भी इजाज़त थी। बाज़ इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन ऐसी होती हैं जिसमें जो भी डिस्प्ले करने वाले स्टॉल्स, डिस्प्ले करने वाले जो एग्ज़िबिटर्स होते हैं वो अपनी कुछ चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। जो भी एग्ज़िबिशन में आए हुए लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात उन्हें चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो ख़रीदारी भी करते हैं। तो मुझे भी उन्होंने, मेरे ग्रैंड अंकल ने ये कहा, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ ऐसे आइटम भी ले चलते हैं वहाँ पे जो हम सेल भी कर सकेंगे और आप को आपका जो एक्सपेंस है वो भी मैच हो जाएगा। मैंने उनकी बात मानते हुए मैंने इस बात पे आमादगी ज़ाहिर की और हमने तैयारी की एग्ज़िबिशन की और कोलालमपुर हम चले गए। स्टॉल मैंने डिस्प्ले किया तो चूँकि ख़वातीन का मेरा शोबा था, सारे डायमंड्स और इस तरह की बहुत खूबसूरत जूते थे, तो मेरे स्टॉल के ऊपर बहुत रश रहता था हर वक्त आने वालों का। तो सारे इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग थे वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, लेकिन मैं अंदर से खुश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरा तो कुछ जूता, मेरे पास तो कोई ऐसा अच्छा बायर नहीं आया था, इंटेंडेड बायर जो मेरी चीज़ ख़रीदता, मुझे ऑर्डर प्लेस करता। हाँ, 30-40 जो पेयर थे वो आम सस्ते जूतों के वहाँ पे ख़वातीन ने मेरे से ख़रीदे। लेकिन जो ओरिजिनल जिस काम के लिए मैं गया था कि मुझे कोई अच्छा ऑर्डर मिले, कोई अच्छा कस्टमर मिले, तो मैं उसको अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकूं। बहरहाल वो एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन गुज़रा, थर्ड डे वाज द लास्ट डे। तो उस दिन 2 वाक़यात हुए। एक पहला तो एक मरियम, एक साउथ अफ्रीका से एक कपल आया हुआ था। उस लड़की का नाम मरियम था और उसका मेरे से पीछे वाली लेन में उनका स्टॉल था और वो अपना कोई फूड आइटम उनके स्टॉल के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में KNN टाइप के जो चीज़ें होती हैं बॉक्स पैकिंग में चिकन के आइटम्स थे, तो उनका भी कुछ इस तरह की कोई आइटम्स थे जो वो उनका जो स्टॉल था। एक मिक्स्ड सा, एक फ्लेवर्ड एक एग्ज़िबिशन था, किसी ख़ास नीश पे नहीं था कि हम कि सिर्फ जूतों का एग्ज़िबिशन हो या सिर्फ कपड़े का हो या मेकअप का हो। मुख्तलिफ मल्टी ब्रांड्स जो थे वहाँ पे एग्ज़िबिशन में आए हुए थे, इस वजह से रश भी ज़्यादा था। तो वो लड़की मेरे पास में 1-2 दिन, वो जब उसके पास वक्त होता तो वो दूसरे ब्रांड्स, दूसरे स्टॉल्स देखने के लिए आती, मेरे पास भी वो आई। तो मुझे उसने कहा कि तुम्हारे जूते बहुत खूबसूरत हैं, तो क्या तुम मुझे ये सारे जूते मैं आपसे ख़रीद लेती हैं। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, मैं अंदर अंदर से खुश था, चलें अगर कोई नई कस्टमर मिलेगा तो कम से कम मेरे ये जूते सारे बिक जाएंगे और मेरा जो आने जाने के एक्सपेंस हैं वो पूरे हो जाएंगे और मैं बाद में आराम से कोलालमपुर की सैर करूंगा और मज़े से वापस जाऊंगा। तो और दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे स्टॉल पे एक बड़ी नौजवान लड़की आई।
तो उसने मेरे जूते देखे और बड़े ही मेरी तारीफ़ की और उसने कहा काश कि मैं एक शहज़ादी होती तो शायद ये मैं जूते पहन सकती, ये इतने खूबसूरत जूते हैं आपके। तो उसने ना अपना जूता उतार के वो खड़ी हो गई, उसने एक ऊंची हील वाले ना एक स्लीपर्स पहने हुए थे और उसके ऊपर एक लोगो लगा हुआ था। मुझे वो कहने लगी लुक एट दिस, आर यू नो दिस ब्रांड। तो ज़ाहिर है मैंने कहा मैं तो 4-5 दिन पहले आया हूँ, मैंने तो इस ब्रांड को नहीं जानता, ना मैंने देखा है। तो उसने बताया कि ये ब्रांड जो है ये कोलालमपुर में और रीजन आसियान रीजन में भी बहुत मशहूर है, पूरे मलेशिया में भी, और ख़वातीन का ये स्पेशल ब्रांड है और आप यहाँ इनसे जाके मिलो, ये आपके जूते ख़रीदेंगे। तो उसने मेरे से कापी पेंसिल लिया और उसने अपना एक उनकी एक आउटलेट का उसने मुझे एड्रेस लिख के दे दिया और साथ मुझे बताया कि ये जो सूर्य KLCC यानी जो पेट्रोनास टावर हैं, जो ट्विन टावर है जिसकी वजह से कोलालमपुर मशहूर है, उसके दरमियान में, उन टावर्स के दरमियान में एक 6 फ्लोर का एक शॉपिंग मॉल बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो इसके अंदर इनकी ये आउटलेट है, आप यहाँ पे जाके मिलें और इनसे अपनी अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर करें। तो जैसे ही मैंने बहरहाल उसकी बात, मैंने वो कागज़ जो था जो इसके ऊपर वो पेपर के ऊपर जिसने लिखा वो मैंने रोल किया, रोल करके मैंने उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया और इतनी देर में दोपहर हो गई। अब एग्ज़िबिशन का आखिरी टाइम था तो चीज़ें पैकिंग की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो वो मरियम जो थी वो फिर मेरे पास आके बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे ये जो तुम्हारे फैंसी वाले शूज़ हैं ब्राइडल और डैमेटीज़ वाले, तकरीबन 100 से ज़्यादा पेयर थे, तो मुझे ये दे दो। तो मैंने कहा अच्छा चलें पैक करते हैं इनको। उसने मेरे साथ मिल के वो सारे जूते हमने बॉक्स में पैक किए और ये 5-6 कार्टन हमने बना दिए उसके। तो जो बाकी जो जूते पड़े थे, जो 300-400 जूते मैं वैसे लेके गया हुआ था, जो आम चप्पल स्लीपर सैंडल थे कि यार वहाँ पे बिक जाएंगे, तो वो तो उनमें से 30-40 पेयर ही बिके। वहाँ पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था, वो फैसलाबाद से ही उसका ताल्लुक़ था। तो वो भी डेली आता था, वो उसको पता था कि पाकिस्तान के एग्ज़िबिटर्स भी आए हुए हैं। तो वो स्टूडेंट था, वहाँ कोलालमपुर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो मेरे पास भी आता था। एक आध दफ़ा वो मेरे लिए बर्गर और इस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी लेके आया। तो उससे कुछ तारुफ़ हुआ, कुछ सलाम दुआ हुई। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये इतने पेयर बच गए हैं तो मैं इसको वापस तो नहीं लेके जाना चाहता। तो उसने कहा अच्छा भाईजान आप मुझे बस, वो ऐसे ही मेरे ख्याल 5-5, 7-7, 8-8 कुछ इतने पर युआन मैंने उसको दे, उसको पर पेयर के हिसाब से उसको वो मैंने सारे पेयर उसको दे दिए। मुझे ये लगा कि शायद मुझे थोड़ा बहुत इसमें से लॉस हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो मेरे सर से वो बोझ उतर गया। उसका भी ये ख्याल था, वो भी चूँकि स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि कुछ जो ऑफ डेज़ होते हैं उसके अंदर मैं इसी तरह चीज़ें मुख्तलिफ़ ख़रीद के तो मैं सेल करता हूँ, तो उससे मेरे भी अखराजात पूरे हो जाते हैं, वो भी खुश और मैं भी खुश। तो वो बोझ उतरा, उस मरियम वाला बोझ भी उतर गया। मरियम ने पैक करके मैंने उसकी इनवाइस बनानी शुरू कर दी पर पेयर के हिसाब से, मेरे पास प्राइसिंग लिस्ट थी उसके हिसाब से। तो इतने में उसका शौहर आया पीछे से, उसने आके उसको बुलाया, आवाज़ दी कि उसको बताया कि बेबीज़ जो है ना वो मरियम उसके पास अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई हुई थी कि बेबी जो है वो बहुत रो रहा है, तो आके ना उसको ज़रा फीड दे दो तो फिर वापस आ जाना। वो मरियम खैर उसने कहा अच्छा चले मैं आ रही हूँ, लेकिन मरियम को था कि थोड़ा सा काम बाकी रह गया तो मैं निपटा के अब जाती हूँ। तो वो जैसे ही मरियम गई, मरियम उठ के दोबारा वो फिर जैसे ही उसका शौहर आया तो वो उसको साथ ही ले गया। तो मुझे कहने लगी चलो ठीक है तुम बिलिंग फ़ाइनल कर लो, इसको कैलकुलेट करके रखो, तो मैं वापस आके आपको पे करती हूँ और ये मैं सामान उठा के ले जाती हूँ। उसके बाद वो मैं उसके इंतज़ार में बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, 10-15-20 मिनट, तो मेरा ये ख्याल था कि वो उसका बेबी जैसे ही सेटल होगा तो वो वापस आ जाएगी और मेरे से ये जूते ख़रीद के ले जाएगी। और मैं बड़ा खुश था, राज़ी था कि यार मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा मुफ्त में सैर हो गई, कोलालमपुर भी देख लिया और थोड़ी सी लर्निंग भी हो गई, काफ़ी दोस्तों से, काफ़ी नए लोगों से मिला। तो लेकिन वो मरियम जब से गई वापस ही नहीं आई। मरियम 1 घंटा गुजरा, 2 गुजरे, मैं इधर उधर तड़पता रहा, देखता रहा, क्योंकि रश हो गया, लोग पैकिंग करके लोग वापस जाने लगे। फिर मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अब ट्रक एग्जीबिशन हॉल के अंदर आना शुरू हो गए, जो स्टॉल लगे हुए थे उनको समेटना शुरू कर दिया। और मेरे पास उसका ना कोई नंबर, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना मुझे उसका कुछ पता अता। बहरहाल मैंने जब आखिरी ट्रक वहाँ से निकला तो मैंने उस ट्रक वाले से कहा कि यार ये मेरा कोई सामान मेरे साथ ही रख लो,
ट्रक नहीं था बल्कि छोटा एक आप मज़दा टाइप जगह थी। तो यार मुझे रास्ते में मुझे ना मेरे से कुछ पैसे ले लेना और मुझे मेरे होटल ड्रॉप कर दो। खैर वो अच्छा बंदा था, उसने मेरी बात मानी। उसने मेरे सारे कार्टून उठा के और बैग शैग मेरा सारा सामान उठा के अपनी गाड़ी में रखा और मुझे बुकेट बिन टैंग में मेरा होटल था, वहाँ पे उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं बड़ा ज़ुर्दा, बड़ा उदास कि यार ये क्या हो गया यार, मरियम वापस ही नहीं आई। फिर वो मैंने होटल का जो सामान था वो होटल के गोदाम में मैंने रखा और मैं बड़े बोझल कदमों से मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। पहले ही बड़ी थकन हुई हुई थी, लेकिन इस वाक़ये ने मुझे और ज़्यादा अदुर्दा भी कर दिया और थका भी दिया। जैसे मैं अपने बेड पे दराज हुआ तो मुझे वो लड़की याद आ गई जिसने वो विंसी का एड्रेस मुझे लिख के दिया था। वो मैंने जैसे ही वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल के वो एड्रेस निकाला, पढ़ा, मेरे थोड़ा सा मेरा मूड हल्का हुआ। मैंने कहा अच्छा यार चलें सुबह इसके ऊपर मेहनत करते हैं। तो सैंपल्स तो मेरे पास थे, तो मैंने सुबह उठ के मैंने उसके बताए हुए जो, क्योंकि मेरे होटल की बालकोनी से सामने नज़र आते थे पेट्रोनास टावर, जो दोनों ही थे। तो मुझे पता था ये मेरे होटल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो 15 मिनट की अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने वॉक की। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ सूर्या KLCC, तो सूर्या कहते हैं मार्केट को, KLCC का मतलब है कोलालमपुर मार्केट जो थी, तो वो उसका नाम ही उसको सूर्या KLCC कहते हैं। तो मैं पैदल ही चला, 15 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच गया बताई हुई जगह पे। जैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे पहुँचा हूँ तो नीचे दायरे से नीचे वाला फ्लोर नज़र आ रहा था। तो सामने विंसी का बोर्ड नीचे नज़र आ रहा है और मैं देख रहा हूँ कि बेतहाशा रश लगा हुआ है और ख़वातीन बाहर खड़ी हैं, दाएँ बाएँ सारी दुकानें फारिग हैं, लेकिन विंसी वाज वेरी बिजी। मैं नीचे चला गया, नीचे जाके मैंने देख के बड़ा खुश हुआ, मुझे थोड़ी सी उम्मीद बंधी। तो मैंने वहाँ ख़वातीन ज़्यादा थी, मैंने खैर थोड़ा रास्ता बना के, आखिर में काउंटर लगा हुआ था सामने की तरफ, तो मैंने वहाँ पे जाके मैनेजर को अपना तारुफ़ करवाया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं शू डिज़ाइनर हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं, मुझे अपने ऑफ़िस का या अपने मर्चेंडाइज़र का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दो। और उसने बड़े खंदा पेशानी से वो मिली मुझे, चूँकि वो इंटरनेशनल मार्केट में बैठती थी, इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली बोल रही थी। तो उसने मुझे एक एड्रेस दिया, एक फ़ोन नंबर दिया, उसमें उसने लिखा हेज़र लुई वाज देयर मर्चेंडाइज़र। और उसने मुझे जो एड्रेस दिया पिटनी होर्डिंग्स, अब दारुसलाम को दूर 50-60 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल जोन था जिसमें उनकी कंपनी का हेड ऑफिस था। तो उसने मुझे नंबर लिख दिया, नाम भी लिख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने होटल वापस आके होटल के एक्सचेंज से मैंने उस नंबर को कॉल किया और वहाँ पे मैंने कॉल करने के बाद मेरी नेक्स्ट डे की मीटिंग मेरी वहाँ पे तय हो गई। हेज़र लुई वेंट टू हांगकांग। वो जो रिसेप्शन पे मुझे बताया, मैंने बताया मुझे हेज़र लुई से बात करनी है। उन्होंने बताया वो हांगकांग गई है, अब 1 हफ़्ते के बाद आएगी। मैंने कहा उसकी कोई नेक्स्ट कोई उसका कोई कोलीग, उसका कोई मुझे उससे बात करवा दें। तो एक किसी लड़के से उसने मेरी बात करवाई। तो नेक्स्ट डे 3-4 बजे का टाइम मेरे उसके साथ तय हो गया। मैंने उसको मैंने कहा कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? उसने कहा अगर तो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर ट्रैफिक ब्लॉक हो जी तो आई कैन नॉट गिव यू एनी एग्जैक्ट टाइम, मे बी यू विल टेक मोर देन आवर, मोर देन 2 आवर्स अराउंड दिस। तो बहरहाल वो नेक्स्ट डे मैंने मुकर्ररा वक्त पे मैं एक टैक्सी पे मैंने एक हायर की और मैं उनके ऑफिस में रवाना हो गया। तो तकरीबन ट्रैफिक नहीं थी, 3-4 बजे का टाइम था, अभी क्लोजिंग टाइम भी नहीं था, ओपनिंग भी नहीं था, दरमियान वाला टाइम था। तो आराम से मैं तकरीबन 1 घंटे से भी कम टाइम पे उनके ऑफिस में पहुंच गया। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, कोई मेहमान बाहर से आए, ख़ास तौर पे बाहर के मुल्क से आए, तो हम बड़ा चाव करते हैं उसके साथ। तो मैंने जाके वहाँ रिसेप्शन पे अपना कार्ड दिया, तो उसने कुछ इतना ज़्यादा मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो सामने एक बड़ी ऑर्डनरी सी कुर्सी मेज़ पड़ी हुई थी, कोई एसी उसी भी नहीं उस रिसेप्शन पे चल रहे थे, सिर्फ आम सा पंखा ही लगा हुआ था। गर्मी बड़ी थी, मैंने सैंपल बैग उठाए हुए थे। तो यहाँ पे तो हमें हर वक्त इस बात का आसानी है कि स्टाफ है, आपकी हेल्पिंग हैंड है। तो वहाँ पे कोई ऐसी हेल्पिंग हैंड नहीं थी, प्यास लगी हुई थी। तो मैंने खैर वहाँ पे बैठ गया। उसने मुझे कहा आप बैठो, मैं वो तुम्हारे जिससे आपको मिलना है मैं उसको बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, मैंने उसको अपना तारुफ़ करवाया। तो उसने
कहा आप बैठो, मैं अभी अपनी मेरी बॉस इधर ही है। वो एक ख़ातून बॉस थी, तो उसका नाम था जैनिस, यस, जैनिस उसका नाम था, जो लेडी बॉस थी। तो डायरेक्टर भी थी शूज़ सेक्शन की। तो जैनिस को उसने इन्फॉर्म किया कि इस तरह पाकिस्तान से एक एक्सपोर्टर आए हैं, उनके पास कुछ स्टाइल हैं, तो आप आके देख लो। वो जैनिस का इत्तेफाक की बात है, वो एक 50-55 साल के दरमियान में एक बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी की एक ख़ातून थी। स्कर्ट उसने पहनी हुई थी, 37 नंबर उसका उसका साइज़ था पाँव का। तो जैसे ही वो कोई जूता मेरा पहनती थी तो ऐसे लगता था जैसे मेरा जूता सज गया। उसके पाँव इतने बड़े जो खूबसूरत थे, नरम और मुलायम, जैसे वो पहनती थी तो जूता सज जाता था। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे जूते इतने खूबसूरत नहीं जितने पाँव उसके खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जूतों में खूबसूरती आ जाती थी। तो जब उसने 5-6-10 पाँव उसने पहने तो उसने फिर अपने रिसेप्शन पे गई, उसने डिपार्टमेंट में, फैशन डिपार्टमेंट में कॉल किया, तो वो सारा स्टाफ आ गया नीचे। वो फर्श पे ही सारे बैठ गए, बच्चे बच्चियाँ, नौजवान बच्चे बच्चे थे। उन्होंने मेरे सारे जूते निकाल के देख देख के कुछ डिज़ाइन उन्होंने उसमें से अलग कर ली, और अलग करने के बाद वो एक लड़की फर्श पे बैठ गई। अच्छा, इन्होंने ना मेरे से पानी पूछा ना, मैंने भी इतना वो मैं बिज़ी हो गया, मेरी प्यास भी ख़त्म हो गई, मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई, मेरी जो है लर्निंग की जो हिस्स थी वो बढ़ गई, मेरी मुशाहिदे की जो जो मुझे आदत है। तो मेरे बाकी सारे मेरे जो कंपोनेंट्स थे लर्निंग वाले और देखने वाले और महसूस करने वाले कि यार ये बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, ये किस तरह एक तेज़ी के साथ अपने काम की तरफ जो राग़िब है। बहरहाल उन्होंने मेरे 8-10 डिज़ाइन निकाल के अलग किए, बाकी उन्होंने कहा ये पैक कर लो। अब वो 100 डिज़ाइन को खोलना और उनको पैक करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला। बहरहाल अब करना तो था ही, क्योंकि मजदूरी पे गए हुए थे। तो बहरहाल मैंने वो सारा सामान बॉक्स एक एक करके पैक करके अपने बैग में डाल, कार्टूनों में से वो निकाल के, मेरे पास सैम्पल बैग्स के थैले बनाए हुए थे मैंने, सफरी बैग जिसमें मैं एक्सपोर्ट के लिए जाता था, तो उसी में सामान लेके जाता था। तो उसने जो 10 डिज़ाइन निकाले थे, जो लड़की थी जो उनमें से ज़्यादा सेंसेबल या सीनियर थी, तो मैंने हेदर लुई के बारे में पूछा। हेदर लुई वाज देयर चीफ डिज़ाइनर एंड शी इज़ क्वालिफाइड फ्राम ARS स्टूडियो मिलानो, इटली। तो बाद में मैंने उसके साथ, हेदर लुई के साथ 2 साल काम किया, तो मुझे बड़ा जो है वो उससे मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो शी वाज प्रोफेशनल शूज़ डिज़ाइनर एंड ओनली 30 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसके साथ सीखने का मौका मिला। तो बहरहाल वो उन्होंने मुझे एक जॉब दिया कि ये 10 डिज़ाइन है, इनको जो छोटी मोटी तब्दीलियाँ उसमें करके, तो आपने सिर्फ इनके जो अपर्स हैं वो हमें बना के भेजने थे। ख़ास तौर पे जो एम्ब्रॉयडरीज़ थी और डायमेटीज़ के अपर, फैक्ट्री उनके पास अपनी बहुत बड़ी थी, तो वो कह रहे थे जूते हम खुद स्टिच करेंगे, आपने हमें सिर्फ अपर बना के भेजने हैं। वो मेरे लिए और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं और इतने मेकिंग के मसाइल हैं। जो टाइम जो है, क्योंकि फैक्ट्री तो है ही नहीं, मशीनें तो लगी नहीं, सारा काम हाथों से होता है। तो मेरे लिए ये आसान जॉब थी कि मैं सिर्फ अपर्स बनाता और उनको अकॉर्डिंगली साइज़ के मुताबिक जो वो मुझे साइज़ भिजवाते तो मैं उनको भिजवा देता। मैंने आके वो 8-10-15 दिन लगा के मैंने वो सैंपल्स उनकी मर्ज़ी से, कराची से सारा स्टफ़ वो बनता था। कराची में मेरे एक दोस्त थे वसीम भाई जवेरिया वाले, तो वो मेरे साथ बहुत प्यार भी करते थे, मेरा उनके साथ बिज़नेस भी था, वो मेरे लिए काम भी कर रहे थे। तो मैंने उनको ये जॉब ऑफ़र किया, उन्होंने वो जॉब कबूल किया। तो मैंने वो 10-15 डिज़ाइन 2-2 3-3 रंगों में, जैसे उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया था, मैंने वो निकाल के बना के DHL उन्हें रेट से डाल के DHL कर दिए। 3-4 माह गुजर के मैं भी भूल गया, मैंने कहा ऐसे ही शायद होता है। लेकिन अचानक एक दिन 3-4 माह बाद मैं सोया पड़ा था, सुबह का वक्त था, मुझे फ़ोन बजना शुरू हो गया। तो वो फ़ोन पे उन्होंने बताया कि आई एम फ्रॉम पिडनी होल्डिंग्स फ्रॉम मलेशिया, कैन आई टॉक टू मिस्टर शहजाद। तो बहरहाल वो मैंने उसको पूछा, जी बताएं क्या बात है। उसने कहा हमने आपको पहला मेल किया है ऑर्डर, तो आप अपना ऑर्डर देखें और प्राइस देखें और कंफर्म करें कैसे कैसे आप हमें ना अपनी जो डिलीवरी डेट है वो कंफर्म करें और पेमेंट मोड कंफर्म करें। उस वक्त चूँकि इतना ज़्यादा ये मोबाइल मेरा ख्याल है 2004 में, तो ये अभी सारे इंटरनेट तो था, लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त मैं वही इस्तेमाल करता था,
फैक्स मशीन या ईमेल इस्तेमाल करते थे। बाकी ये जो ये स्क्रॉल वाले टच सिस्टम, ये मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं इतने थे आप। तो मैंने बहरहाल आके अपने ईमेल खोला, फैक्स भी चेक किया, फैक्स में भी ऑर्डर निकला हुआ था, ईमेल पे ऑर्डर आया हुआ था। मैंने प्राइसेस जो मैंने उन्हें कोट की थी उन्हें वही एक्सेप्ट कर ली, और डिलीवरी डेट में जो मैंने उनको दी उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। पैसे मैंने कहा जैसे कुछ पहले भेज दें कुछ बाद में भेज दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे पैसे मुझे एडवांस में एक ही दफ़ा में भेज दिए। उन्होंने कहा हम बार बार पैसे नहीं भेज सकते। वो जब उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो खैर बार वो 4500 पेयर का पहला ऑर्डर था, वो मैंने ऑर्डर उनको बना के बड़ा अच्छे खूबसूरत से उन्हें बाई DHL ही उन्हें बाई एयर रवाना कर दी। तो उसके बाद से क्या हुआ, 2 साल के में मैंने उनका 85,000 पेयर्स मैंने उनको पाकिस्तान से बना के भेजे। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं गया उनके पास में, उनका ख़ास मेहमान था। वो कंपनी मुझे कुआलालंपुर एयरपोर्ट से 40-50 किलोमीटर दूर है, सेंट्रल सिटी से। तो वो मुझे सनी चू जो उनका डायरेक्टर फाइनेंस था, वो मुझे वहाँ से रिसीव करने के लिए गया हुआ था। तो उसने मुझे वहाँ पे रिसीव किया, खाना खिलाया।